नमस्कार स्टूडेंट्स, और इस स्पेशल एक्सप्लेनर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपकी ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को बहुत ही गहराई से समझने जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट्स आपके डेली लाइफ से जुड़े हैं और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी एक्सट्रीमली क्रूशियल हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है चैप्टर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है जिसमें हम सिर्फ रोडवेज पर फोकस करेंगे। हम इस सीरीज में हर टॉपिक को आराम से स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में कवर करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस चैप्टर का नाम लाइफलाइंस आखिर है क्यों। फिर हम रोडवेज और रेलवेज के बीच एक डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद हम इंडिया के कुछ महान रोड प्रोजेक्ट्स जैसे गोल्डन क्वाड्रिलैटरल को देखेंगे, और फिर हमारे देश में सड़कों को कैसे क्लासिफाई किया जाता है उसकी पूरी हायरार्की समझेंगे। आखिर में हम ग्रामीण सड़कों और बॉर्डर रोड्स के स्पेशल रोल को और सड़कों के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिल्कुल पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को देश की लाइफलाइंस यानी कि जीवन रेखा क्यों कहते हैं। इस शब्द का मतलब क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। जैसे हमारी बॉडी में आर्टरीज और वेन्स खून को हर हिस्से तक पहुंचाती हैं, जिसके बिना बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती, बिल्कुल वैसे ही ट्रांसपोर्ट नेटवर्क किसी देश के लिए काम करता है। गुड्स यानी सामान और सर्विसेज यानी सेवाएं इस नेटवर्क के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं। जरा सोचिए, एक फैक्ट्री में कुछ बनता है पर उसको मार्केट तक पहुंचाने का कोई जरिया नहीं है, या एक किसान खेत में अनाज उगाता है पर उसको शहर की मंडी तक लाने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में डेवलपमेंट या विकास कैसे होगा। इसीलिए एक डेंस यानी घना और एफिशिएंट यानी कुशल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क किसी भी देश के विकास के लिए प्रीरेक्विजिट है, यानी पहली और सबसे जरूरी शर्त है। अब हम इस चैप्टर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पर आते हैं। ये टॉपिक मैं आपको बता दूं अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। हम कंपेयर करेंगे रोडवेज और रेलवेज को और समझेंगे कि सड़क मार्ग को रेलवेज के ऊपर एक एज यानी बढ़त क्यों हासिल है कुछ मामलों में। सबसे पहले इस नंबर को देखिए और इसकी विशालता को समझिए। 2020-21 के डेटा के मुताबिक इंडिया का रोड नेटवर्क लगभग 62.16 लाख किलोमीटर लंबा है। ये इतना बड़ा है कि हम पूरी दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स के बाद सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। इससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि सड़कें हमारे देश की इकोनॉमी और लाइफ के लिए कितनी अहम है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि इंडिया में सड़कों का अस्तित्व रेलवे से बहुत पहले का है। प्राचीन काल से ही हमारे देश में ट्रेड रूट्स और सड़कें मौजूद थीं, जैसे कि उत्तरापथ, जिसे बाद में शेरशाह सूरी ने आगे बढ़ाया, और ब्रिटिश ने ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया। रेलवेज तो ब्रिटिश 19वीं सेंचुरी में लाए, पर सड़कें हमारी सभ्यता का हिस्सा सदियों से रही हैं। तो आखिर ये एज है क्या। सड़कों में ऐसी क्या खासियत है जो रेलवेज में नहीं। इस सवाल का जवाब हम 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समझेंगे, जिनको हमने अगले 2 स्लाइड्स में बांटा है। चलिए एक एक पॉइंट को डिटेल में देखते हैं। अच्छा, तो ये जो पहले 3 पॉइंट्स है ना, ये ज्योग्राफी और कॉस्ट से जुड़े हैं। पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। एक सड़क बनाने का खर्चा एक रेलवे लाइन बिछाने के खर्चे से काफी कम होता है। रेलवे लाइन के लिए जमीन एक्वायर करना, ट्रैक बिछाना, सिग्नल्स लगाना, ये सब बहुत महंगा काम है। दूसरा पॉइंट, सड़कें डिसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी पर भी बन सकती हैं। इसका मतलब है उबड़ खाबड़, कटे फटे और पहाड़ी इलाके। जहां जमीन फ्लैट नहीं है वहां ट्रेन्स नहीं चल सकती, क्योंकि उन्हें एक लेवल ट्रैक चाहिए। लेकिन सड़कें इन्हीं इलाकों में घूमकर ऊपर नीचे होकर बनाई जा सकती हैं। और तीसरा पॉइंट, सड़कें हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स को नेगोशिएट कर सकती हैं। ग्रेडियंट का मतलब है ढलान या चढ़ाई। सड़कें ज्यादा ऊंचाई वाली ढलानों पर बन सकती हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हिमालयास। लेह मनाली हाईवे दुनिया के सबसे ऊंचे हाईवेज में से एक है। वहां ट्रेन ले जाना लगभग नामुमकिन है। अब आते हैं अगले 3 एडवांटेजेस पर। ये इकोनॉमी और कनेक्टिविटी से जुड़े हैं। चौथा पॉइंट, अगर कम लोगों को या थोड़ा सा सामान कम दूरी तक ले जाना है तो सड़क ट्रांसपोर्ट ज्यादा इकोनॉमिकल यानी सस्ता पड़ता है। आप एक पूरी ट्रेन बुक नहीं करेंगे 10 बॉक्स भेजने के लिए, लेकिन एक छोटा ट्रक आसानी से कर सकते हैं। पांचवा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सड़कें डोर टू डोर सर्विस देती हैं। मतलब कि ट्रक आपकी फैक्ट्री के गेट से सामान उठाएगा और सीधा कस्टमर के गोडाउन के गेट तक पहुंचाएगा। इसमें बार बार सामान को चढ़ाने उतारने का यानी लोडिंग एंड अनलोडिंग का कॉस्ट बच जाता है। और छठा, सबसे क्रूशियल पॉइंट, सड़कें एक फीडर सर्विस का काम करती हैं। फीडर का मतलब है जो फीड करता है यानी सप्लाई करता है।
सड़कें ही हैं जो लोगों और सामान को रेलवे स्टेशन तक, एयरपोर्ट्स तक और सी पोर्ट्स तक पहुंचाती हैं। बिना सड़कों के ये बड़े ट्रांसपोर्ट हब्स बेकार हो जाएंगे। चलिए अब अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं। हम अब बात करेंगे इंडिया के एक ऐतिहासिक और बहुत ही एम्बिशियस रोड प्रोजेक्ट के बारे में जिसने देश की तस्वीर बदल दी। इसका नाम है गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। द गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवेज। इसका नाम इसके शेप की वजह से है, एक क्वाड्रिलैटरल यानी चतुर्भुज बनाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को आपस में जोड़ना। ये सड़कें आम सड़कें नहीं बल्कि 6 लेन सुपर हाईवेज हैं जिनका मकसद था इन शहरों के बीच ट्रैवल टाइम और डिस्टेंस को नाटकीय ढंग से कम करना। जब बड़े शहर जुड़ते हैं तो देश का व्यापार और ट्रांसपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ता है। और हाँ, ये एजेंसी का नाम हमेशा याद रखिएगा। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। इस गोल्डन क्वाड्रिलैटरल के अलावा इस प्रोजेक्ट के 2 और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जिन्हें हम कॉरिडोर्स कहते हैं। पहला है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये देश को बिल्कुल ऊपर से नीचे तक जोड़ता है, यानी श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक। और दूसरा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये देश को पूरब से पश्चिम तक जोड़ता है, यानी सिलचर असम से लेकर पोरबंदर गुजरात तक। ये कॉरिडोर्स देश के कोने कोने को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, तो जब हमने बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर ली है तो चलिए अब पूरे रोड नेटवर्क के क्लासिफिकेशन को समझते हैं। इतने बड़े नेटवर्क को मैनेज करने के लिए उसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। ये क्लासिफिकेशन उनकी कैपेसिटी और उन्हें कौन मेंटेन करता है इसके आधार पर किया जाता है। इसे हम रोड हायरार्की कहते हैं। इस हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं नेशनल हाईवेज यानी NH। ये देश की प्राइमरी रोड सिस्टम्स है। इनका काम देश के एक्सट्रीम पार्ट्स यानी दूर दराज के हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ना है। ये आमतौर पर स्टेट्स की कैपिटल्स और मेजर सिटीज को कनेक्ट करते हैं। क्योंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, इनका मेंटेनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी करती है जिसका नाम है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी CPWD। इसका एक ऐतिहासिक एग्जाम्पल है NH1 जिसे शेर शाह सूरी मार्ग भी कहते हैं, जो दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है। नेशनल हाईवेज के बाद हायरार्की में अगला नंबर आता है स्टेट हाईवेज का। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये सड़कें स्टेट के लेवल पर इंपॉर्टेंट होती हैं। इनका मुख्य काम होता है एक स्टेट के कैपिटल को उसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से जोड़ना। हर स्टेट की अपनी PWD यानी स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होती है जो इन सड़कों को बनाने और इनकी देखभाल करने के लिए जिम्मेदार होती है। हायरार्की में तीसरे नंबर पर आती हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ये सड़कें एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को उस जिले की बाकी जगहों से जैसे तहसील हेडक्वार्टर्स, ब्लॉक्स और बड़े गांव से जोड़ती हैं। इन सड़कों की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जिला परिषद की होती है। तो अब आप हायरार्की समझ गए होंगे। नेशनल लेवल पर CPWD, स्टेट लेवल पर स्टेट PWD और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। इस मेन हायरार्की के अलावा 2 और स्पेशल कैटेगरीज की सड़कें हैं जिनका एक बहुत ही खास रोल है। ये सड़कें हैं गांव की सड़कें यानी रूरल रोड्स और सीमावर्ती सड़कें यानी बॉर्डर रोड्स। हमारे देश की ज्यादातर आबादी गांव में रहती है, इसलिए गांव की कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। इसके लिए एक स्पेशल स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या PMGSY। इस स्कीम का एक ही मकसद है, देश के हर गांव को पास के बड़े शहर या कस्बे से एक ऑल सीजन मोटरेबल रोड से जोड़ना। ऑल सीजन का मतलब है ऐसी पक्की सड़क जो हर मौसम में, चाहे बारिश हो या गर्मी, खराब ना हो और चलने लायक रहे। इससे गांव के लोगों को मार्केट, स्कूल और हॉस्पिटल तक पहुंचना आसान हो जाता है। अब आते हैं बॉर्डर रोड्स पर। ये सड़कें देश के बॉर्डर इलाकों में, खासकर हमारे नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पर बनाई जाती हैं। इन मुश्किल इलाकों में सड़कें बनाने का काम एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन करती है जिसका नाम है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इन सड़कों की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, यानी ये सेना की मूवमेंट और देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। इसके साथ साथ ये उन इलाकों में रहने वाले लोगों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी मदद करती हैं। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। हम सड़कों को एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं और ये क्लासिफिकेशन इस आधार पर है कि सड़क को बनाने में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है।
ये डिफरेंस बहुत सिंपल सा है। पहली कैटेगरी है मेटल रोड्स। इन्हें हम आम भाषा में पक्की सड़कें कहते हैं। ये सीमेंट, कंक्रीट या बिट्यूमिन, जिसे हम डामर कहते हैं, से बनती हैं। क्योंकि ये पक्की होती हैं, ये ऑल वेदर रोड्स होती हैं, यानी हर मौसम में काम आती हैं। दूसरी तरफ है अनमेटल्ड रोड्स, यानी कच्ची सड़कें। ये मिट्टी और कंकड़ से बनती हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि बारिश के मौसम में ये कीचड़ से भर जाती हैं और गो आउट ऑफ यूज, यानी इस्तेमाल के लायक नहीं रहती। तो चलिए अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एग्जाम के लिए इन पॉइंट्स को बिल्कुल याद कर लीजिए। इंडिया का रोड नेटवर्क कितना है? 62.16 लाख किलोमीटर, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा। रेलवे से एज क्यों है? 3 मुख्य कारण: लोअर कॉस्ट, डोर टू डोर सर्विस और फीडर सर्विस। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल किन शहरों को जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। और इसकी एजेंसी कौन सी है? NHAI। 2 कॉरिडोर्स कौन से हैं? नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। और एजेंसीज याद हैं? नेशनल हाईवेज के लिए CPWD, स्टेट हाईवेज के लिए PWD और बॉर्डर रोड्स के लिए BRO। इन सभी पॉइंट्स को खासकर एजेंसीज के नाम अच्छी तरह से याद कर लें। तो आज हमने रोडवेज को बहुत ही विस्तार से समझा, जो बेशक देश की एक इम्पोर्टेंट लाइफलाइन है, लेकिन सड़कों की भी अपनी सीमाएं यानी लिमिटेशंस हैं। जब बहुत भारी सामान या हजारों लोगों को एक साथ लंबी दूरी तक ले जाना हो, तो सड़कें उतनी एफिशिएंट नहीं रहती। और यहीं पर रोल आता है हमारी अगली लाइफलाइन का। इस चैप्टर के अगले पार्ट में हम रेलवेज की दुनिया में उतरेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। तब तक इस पार्ट को अच्छी तरह से रिवाइज करते रहें। नमस्कार स्टूडेंट्स, और दी एक्सप्लेनर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है आपने कि आपके घर तक जो अनाज आता है या जो नया फोन आप यूज कर रहे हो, उसके पार्ट्स, और आप खुद जब छुट्टियों में अपने रिलेटिव्स के घर जाते हो, तो ये सब कैसे पहुंचता है? ये सब पॉसिबल हो पाता है हमारे देश की लाइफलाइंस की वजह से। तो आज हम इन्हीं लाइफलाइंस यानी इंडियन इकोनॉमी की जो जीवन रेखाएं हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, उन पर एक डीप डाइव करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग आपकी NCERT टेक्स्ट बुक का चैप्टर 7, जिसका नाम है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, उसका सेकंड पार्ट कवर कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है, जिसमें हमने रोडवेज और वाटरवेज की बात की थी, तो उसको जरूर देख लेना। आज का हमारा पूरा फोकस है 2 सबसे इंपॉर्टेंट लाइफलाइंस पर। एक है रेलवेज और दूसरी है पाइपलाइंस। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर को खोल कर बैठें, ताकि आप मेरे साथ साथ फॉलो कर सकें। देखिए, आज का हमारा सफर बिल्कुल एक रेल की पटरी की तरह साफ है, एकदम क्लियर। हम शुरू करेंगे रेलवे से और समझेंगे कि आखिर इसे देश की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी क्यों कहते हैं। फिर हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि ये बैकबोन हर जगह इतनी मजबूत क्यों नहीं है, मतलब रेलवेज हर जगह क्यों नहीं है। इसके बाद हम इंडियन रेलवेज के सामने जो चैलेंजेस आते हैं उनको देखेंगे। फिर हमारा फोकस शिफ्ट होगा पाइपलाइंस पर, जो देश की नई आर्टरीज, नई नसें बन रही हैं। हम इंडिया के 3 सबसे मेजर पाइपलाइन राउट्स को ट्रेस करेंगे, मैप पर समझेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर में हम करेंगे क्विक एग्जाम रिविजन, ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे ग्रैंड टॉपिक से, रेलवेज। देखो, इसको सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का जरिया मत समझो, ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, द नेशंस बैकबोन। चाहे फैक्ट्री से निकला हुआ सामान हो, जिसे हम फ्रेट कहते हैं, या फिर हम और आप जैसे यात्री यानी पैसेंजर्स, सबके लिए सबसे जरूरी ट्रांसपोर्ट का साधन यही है। और इसका नेटवर्क इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आखिर रेलवेज करती क्या है? इसके काम एक नहीं अनेक है। आपको बिजनेस ट्रिप पर जाना है, ट्रेन है। मनाली घूमने जाना है, साइट सीइंग करनी है, ट्रेन है। या फिर वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा यानी पिलग्रिमेज पर जाना है, ट्रेन आपको ले जाएगी। लंबी दूर तक भारी सामान ले जाना है, जैसे कार्स या मशीनरी, तो ट्रेन से बेहतर कुछ भी नहीं। लेकिन इसका सबसे बड़ा, सबसे क्रूशियल काम है देश की इकोनॉमिक लाइफ को आपस में बांधना। ये उद्योग और खेती यानी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों के डेवलपमेंट को तेज करती है। जरा सोचिए, पंजाब का गेहूं तमिलनाडु तक कैसे पहुंचेगा, या गुजरात का कपड़ा बंगाल तक? सब रेलवेज के दम पर ही तो होता है। अब इस स्लाइड पर जो नंबर आपको दिख रहा है उस पर ध्यान दीजिए, 67,956 किलोमीटर्स। ये क्या है? ये है हमारे इंडियन रेलवे नेटवर्क की टोटल रूट लेंथ। इस फिगर को अपनी नोटबुक में हाईलाइट कर लीजिए, स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ये नंबर साफ साफ दिखाता है कि हमारा रेलवे नेटवर्क कितना विशाल है। अच्छा, अब एक थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल समझते हैं, जिसे कहते हैं रेलवे गेज। गेज का सिंपल सा मतलब है 2 पटरियों के बीच की दूरी या चौड़ाई। इंडिया में 3 तरह के गेज इस्तेमाल होते हैं।
सबसे पहला और सबसे कॉमन है ब्रॉड गेज, जिसकी चौड़ाई है 1.676 मीटर्स। इंडिया का लगभग सारा मेन नेटवर्क इसी पर चलता है। दूसरा है मीटर गेज, जैसा नाम से ही क्लियर है, इसकी चौड़ाई ठीक 1 मीटर होती है। और तीसरा है नैरो गेज, जो आपको दार्जिलिंग या शिमला जैसी पहाड़ी जगहों पर टॉय ट्रेन्स में मिलेगा। एक चीज नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए ब्रॉड गेज और मीटर गेज की एग्जैक्ट विड्थ यानी 1.676 और 1.000 मीटर्स ये बिल्कुल रट लीजिए। तो हमने देखा कि नेटवर्क 67,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है, लेकिन क्या ये पटरियां पूरे देश में एक जैसी यूनिफॉर्मली बिछी हुई हैं? सोच के देखिए, क्या राजस्थान के रेगिस्तान में उतनी ही ट्रेनें चलती हैं जितनी दिल्ली से कानपुर के रूट पर? बिल्कुल नहीं। तो अब हम यही समझेंगे कि वो कौन से जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक और इकोनॉमिक यानी आर्थिक कारण हैं जिनकी वजह से रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन इतना अनइवन यानी असमान है। रेलवे नेटवर्क बिछाने के लिए सबसे अच्छी, सबसे फेवरेबल जगह कौन सी है? वो है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा के मैदानी इलाके। इसके 3 सिंपल से कारण हैं। पहला, यहाँ की जमीन बिल्कुल फ्लैट है, लेवल है, जिस पर पटरी बिछाना सबसे आसान और सबसे सस्ता पड़ता है। दूसरा, यहाँ देश की सबसे घनी आबादी रहती है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ट्रेन को हमेशा भर भर के पैसेंजर्स मिलते हैं। और तीसरा, यहाँ खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होती है, रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज हैं, तो अनाज और दूसरे सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए भी ट्रेन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब प्लेन्स के ठीक उल्टा सोचिए, पहाड़, हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ या फिर पेनिनसुलर इंडिया के पठारी इलाकों में ट्रेन लाइन बिछाना बहुत ही मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि वहाँ हाई रिलीफ है, यानी जमीन ऊंची नीची है, तो ट्रैक बनाना बहुत महंगा पड़ता है। दूसरा, वहाँ आबादी कम है, स्पार्स पॉपुलेशन है, तो ट्रेन में बैठने वाले लोग ही कम मिलते हैं। और तीसरा, वहाँ इंडस्ट्रीज और खेती कम होने से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी कम होती हैं, इसीलिए वहाँ रेलवेज चलाना इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता। पहाड़ों के अलावा भी कुछ और डिफिकल्ट जोन्स हैं, जैसे वेस्टर्न राजस्थान के रेतीले मैदान, जहां तेज हवा से रेत पटरियों पर जमा हो जाती है, या फिर गुजरात के दलदली इलाके यानी स्वॉम्प्स, जहां जमीन ही स्टेबल नहीं होती पटरी बिछाने के लिए। और फिर सेंट्रल इंडिया के घने जंगल जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में, जहां ट्रैक बिछाने के लिए हजारों पेड़ काटने पड़ते हैं, जो कि एक अलग ही चैलेंज है। तो इन मुश्किलों से हमारे इंजीनियर्स ने कैसे डील किया, ये कोड बताता है। पेनिनसुलर रीजन यानी साउथ इंडिया के पठारी इलाकों में, जहां बहुत ज्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं हैं, वहां इंजीनियर्स ने 3 तरीके अपनाए। या तो पटरियों को छोटी छोटी पहाड़ियों यानी लो हिल्स के ऊपर से ले गए, या फिर 2 पहाड़ों के बीच की खाली जगह यानी गैप्स का इस्तेमाल किया, या फिर जब कोई रास्ता नहीं बचा तो सीधा पहाड़ को काटकर टनल्स यानी सुरंग बना दी। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कोंकण रेलवे। ये रेलवे लाइन हमारे वेस्टर्न कोस्ट पर यानी मुंबई से मैंगलोर तक समुद्र के किनारे किनारे चलती है। ये सच में एक इंजीनियरिंग का अजूबा है, लेकिन इस रूट पर हमेशा 2 बड़े खतरे बने रहते हैं। पहला है सिंकिंग ऑफ ट्रैक, यानी बारिश के मौसम में जमीन नरम होने से पटरी का नीचे धंस जाना। और दूसरा, जो और भी खतरनाक है, वो है लैंडस्लाइड्स, यानी पहाड़ों का मलबा टूटकर सीधा पटरियों पर गिर जाना। ये तो हुई नेचर की तरफ से आने वाली मुश्किलें, ये थे जियोग्राफिकल चैलेंजेस। लेकिन कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो हम इंसानों ने खुद खड़े किए हैं। अब हम उन्हीं मैन मेड प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे जो इंडियन रेलवेज को रोज परेशान करती हैं। इंडियन रेलवेज को 3 बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहली, टिकटलेस ट्रैवल। आपने देखा होगा, बहुत से लोग बिना टिकट के सफर करते हैं, जिससे रेलवे को हर साल करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। दूसरी, थेफ्ट्स एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी। लोग ट्रेन से पंखे, बल्ब और यहाँ तक कि पटरियां तक चोरी कर लेते हैं। और तीसरी, जो शायद सबसे बड़ी बीमारी है, वो है अननेसेसरी चेन पुलिंग। लोग छोटी छोटी बातों पर, जैसे स्टेशन आने से पहले ही चेन खींचकर ट्रेन रोक देते हैं। इससे न सिर्फ वो ट्रेन लेट होती है, बल्कि उसके पीछे आने वाली सारी ट्रेनें भी लेट हो जाती हैं। चलिए अब हम रेलवे से आगे बढ़कर ट्रांसपोर्ट के एक नए और बहुत ही मॉडर्न जरिए की बात करते हैं, पाइपलाइंस। अगर रेलवे देश की बैकबोन है, तो पाइपलाइंस उसकी नई आर्टरीज यानी धमनियां बन रही हैं, जिनके जरिए देश में एनर्जी जैसे कि ऑयल और गैस दौड़ रही है। हम सब जानते हैं कि पाइपलाइन से पानी, तेल या गैस जैसे लिक्विड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे सॉलिड चीजें भी भेजी जा सकती है? हाँ, ये पॉसिबल है स्लरी टेक्नोलॉजी से। अब ये स्लरी क्या है?
सोच लीजिए कि आपने पानी में मिट्टी या सीमेंट घोल दिया है, जो एक गाढ़ा सा सेमी लिक्विड मिक्सचर बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही आयरन ओर जैसे सॉलिड्स को पानी के साथ मिक्स करके स्लरी बनाया जाता है और फिर उसे पाइपलाइन के थ्रू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर भेज दिया जाता है। अब पाइपलाइंस के फायदे और नुकसान यानी इसकी इकोनॉमिक्स को समझते हैं। इनका एक बड़ा नुकसान है हाई इनिशियल कॉस्ट, यानी जमीन के नीचे पाइपलाइन बिछाने का शुरुआती खर्चा बहुत बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इसका फायदा उससे भी बड़ा है। एक बार पाइपलाइन बिछ गई तो उसे चलाने का खर्चा यानी रनिंग कॉस्ट ना के बराबर होता है, बिल्कुल मिनिमल। और सबसे बड़ा एडवांटेज, ये ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिलेज को बिल्कुल खत्म कर देती है। अब ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? जब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते वक्त बार बार लोड अनलोड करना पड़ता है, जैसे पोर्ट पर जहाज से ट्रक में, फिर ट्रक से ट्रेन में। इस प्रोसेस में सामान गिरता है, चोरी होता है और टाइम बहुत बर्बाद होता है। पाइपलाइन में सामान सीधा सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचता है, कोई बीच का झंझट ही नहीं। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट मैप बेस्ड क्वेश्चन पर। इंडिया में 3 सबसे जरूरी पाइपलाइन नेटवर्क्स हैं। इनके नाम, इनका स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और इनका पूरा राउट आपको बिल्कुल आना चाहिए। तो चलिए एक एक करके इन एनर्जी कॉरिडोर्स को हम ट्रेस करते हैं। पहला नेटवर्क है हमारे नॉर्थ ईस्ट में। ये शुरू होता है अपर असम के तेल के कुओं से और यहाँ से क्रूड ऑयल को पहुँचाता है उत्तर प्रदेश के कानपुर तक। आप इंडिया का मैप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। ये पाइपलाइन असम से चलती है, गुवाहाटी आती है, फिर बिहार की बरौनी रिफाइनरी तक और वहाँ से इलाहाबाद होते हुए कानपुर पहुँचती है। इसकी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच बरौनी से अलग होकर वेस्ट बंगाल के हल्दिया पोर्ट तक भी जाती है। तो ये पाइपलाइन नॉर्थ ईस्ट के क्रूड ऑयल को नॉर्थ इंडिया के रिफाइनरीज तक पहुंचाकर देश के 2 इम्पॉर्टेंट हिस्सों को जोड़ती है। ओके, दूसरा बड़ा नेटवर्क हमारे वेस्टर्न कोस्ट को नॉर्थ इंडिया से जोड़ता है। ये शुरू होता है गुजरात के सलाया से। यहाँ पर इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल यानी विदेश से आया हुआ कच्चा तेल जहाजों से उतारा जाता है और उसे यहाँ से पहुँचाया जाता है पंजाब के जालंधर तक। इसके रास्ते में आते हैं विरंगम, फिर यूपी की फेमस मथुरा रिफाइनरी, फिर हमारी कैपिटल दिल्ली और हरियाणा का इंडस्ट्रियल हब सोनीपत। ये पाइपलाइन आप कह सकते हैं पूरे नॉर्थ इंडिया की एनर्जी लाइफलाइन है जो इम्पोर्टेड ऑयल पर चलती है। और अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट नेटवर्क पर, जिसे आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, द HVJ गैस पाइपलाइन। सबसे पहले इसका पूरा नाम याद कीजिए। H से हजीरा जो गुजरात में है, V से विजयपुर जो मध्य प्रदेश में है और J से जगदीशपुर जो उत्तर प्रदेश में है। ये इंडिया की पहली क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है। ये हजीरा से शुरू होकर MP के विजयपुर से गुजरते हुए यूपी के जगदीशपुर तक जाती है। इसका मेन काम क्या है? ये इन सारे इलाकों में फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स को नेचुरल गैस सप्लाई करती है, जिससे खेती के लिए खाद बनती है और शहरों के लिए बिजली। इस पाइपलाइन ने सही मायनों में इंडिया में गैस रेवोल्यूशन ला दिया था। तो यहाँ पे हमारा रेलवेज और पाइपलाइंस का जो डिटेल डिस्कशन था वो कंप्लीट होता है। लेकिन इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम से एक रात पहले जरूर रिवाइज करने हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने डिस्कस की, उसमें से एग्जाम के लिए सबसे जरूरी क्या है? चलिए आखिरी बार पूरा फोकस करते हैं और इन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपने दिमाग में एकदम लॉक कर लेते हैं। ये है आपकी फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट। इन 8 पॉइंट्स को बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 1, ब्रॉड गेज की विड्थ 1.676 मीटर। नंबर 2, नॉर्दर्न प्लेन्स में रेलवे नेटवर्क डेंस क्यों है? लेवल लैंड और हाई पॉपुलेशन के कारण। नंबर 3, हिमालयाज में मुश्किल क्यों है? हाई रिलीफ और स्पार्स पॉपुलेशन। नंबर 4, कोंकण रेलवे की 2 प्रॉब्लम्स, सिंकिंग ट्रैक्स और लैंडस्लाइड्स। नंबर 5, पाइपलाइन का सबसे बड़ा इकोनॉमिक फायदा, कोई ट्रांसशिपमेंट लॉस नहीं। और आखिरी 3 पॉइंट्स तीनों पाइपलाइंस के रूट, असम से कानपुर, सलाया से जलंधर और सबसे इम्पोर्टेंट HVJ गैस पाइपलाइन यानी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। अगर आपने ये 8 पॉइंट्स याद कर लिए तो इस चैप्टर के इस पार्ट से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम अपनी ज्योग्राफी की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। हम कर रहे हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। रोडवेज और रेलवेज तो हमने अच्छे से समझ लिए थे। आज बारी है पार्ट 3 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा टॉपिक है वाटरवेज और इंडिया के मेजर सी पोर्ट्स। तो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। अच्छा, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? ये है हमारा गेम प्लान। देखो, हम इन 6 पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप आराम से समझेंगे। वाटरवेज सस्ते क्यों होते हैं? इंडिया के नेशनल वाटरवेज कौन से हैं?
हमारी कोस्ट लाइन और पोर्ट्स, वेस्ट कोस्ट के पोर्ट्स, ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट, एंड में हम करेंगे एग्जाम के लिए स्पेशल रिवीजन और मैप वर्क। ट्रस्ट मी, इस फ्लो को फॉलो किया तो सब कुछ दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, वाटरवेज यानी कि जलमार्ग। सोचो, इतने नए नए ट्रांसपोर्ट के तरीके आने के बाद भी हम आज भी वाटरवेज की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? वेल, इसलिए क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए ये एक लाइफलाइन से कम नहीं है। ये ट्रांसपोर्ट का सबसे पुराना तरीका है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस आज भी बरकरार है। लेट्स फाइंड आउट व्हाई। अब जरा इस कंपैरिजन को देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक तरफ है रोड या रेल और दूसरी तरफ है वाटरवेज। देखो, सिंपल सी बात है, गाड़ी या ट्रेन चलाने में फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल ज्यादा लगता है, ज्यादा फ्यूल मतलब ज्यादा खर्चा, सिंपल। पर पानी के जहाज, दे आर सुपर फ्यूल एफिशिएंट, कम फ्यूल में ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, और इसी वजह से ये ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता, चीपेस्ट मोड है। अब इमेजिन करो, आपको ट्रकों भर के लोहा, कोयला या अनाज जैसी हैवी बल्कि चीजें भेजनी हो। रोड से भेजोगे तो कितना महंगा पड़ेगा। वाटरवेज से वही काम बहुत कम लागत में हो जाता है, और इसका एक और जबरदस्त फायदा है, ये एनवायरनमेंट के लिए भी सबसे अच्छे हैं, मतलब इको फ्रेंडली, डबल विन। ओके, सो इंडिया के अंदर रिवर्स और कैनाल्स का कितना बड़ा नेटवर्क है, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 14,500 किलोमीटर्स, इट्स अ ह्यूज नंबर। मतलब इतना लंबा रास्ता है हमारे पास पानी का। ये हमारी रिवर्स की पोटेंशियल को दिखाता है। लेकिन यहां एक छोटा सा बट है, एक ट्विस्ट है जो समझना बहुत जरूरी है। तो वो ट्विस्ट ये है कि इस पूरे 14,500 किलोमीटर्स में से हर जगह बड़े इंजन वाले जहाज यानी मैकेनाइज्ड वेसल्स नहीं चल सकते। एक्चुअली सिर्फ 5,685 किलोमीटर्स का स्ट्रेच ही नेविगेबल है, मतलब बड़े जहाजों के लायक है। अब आप पूछोगे कि बाकी का क्या? वेल, बाकी का हिस्सा या तो इतना गहरा नहीं है, या वहां साल भर पानी नहीं रहता, या वो सिर्फ छोटी छोटी बोट्स के लिए ठीक है। इसलिए जब हम बड़े लेवल पर ट्रेड और ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं ना, तो हमारा मेन फोकस इन्हीं 5,685 किलोमीटर्स पर होता है। चलिए अब आते हैं एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इंडियाज नेशनल वाटरवेज या NWS। देखो, जैसे सड़कों पर नेशनल हाईवेज होते हैं ना, NH1, NH2, जो पूरे देश को कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही गवर्नमेंट ने हमारे रिवर्स के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेचेस को नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर कर दिया है। ये हमारे इनलैंड ट्रेड यानी देश के अंदर अंदर जो व्यापार होता है उसकी आर्टरीज हैं, उसकी लाइफलाइंस हैं। और हाँ, अपने पेन पेंसिल तैयार रखो, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक एक्सट्रीमली क्रूशियल है। तो सवाल उठता है, व्हाट एग्जैक्टली आर दीज नेशनल वाटरवेज? सिंपल डेफिनेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंट्री की कुछ की रिवर्स और कैनल्स के स्ट्रेचेस को नेशनल वाटरवे का स्टेटस दे दिया है। इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद है कि इन राउट्स पर जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा सके, उसे एफिशिएंट बनाया जा सके, ताकि ट्रेड आसानी से हो। ओके, अब सबका ध्यान इस टेबल पर, इसको अच्छे से देखना और समझना है, बिकॉज दिस इज अ गोल्ड माइन फॉर एग्जाम क्वेश्चंस। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, NW नंबर 1, यह है गंगा रिवर पर। कहां से कहां तक? प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक, और इसकी लेंथ है 1620 किलोमीटर्स। ये इंडिया का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे है, इसको बिल्कुल रट लो। दूसरा NW नंबर 2, यह है ब्रह्मपुत्र रिवर पर, असम में सादिया से धुबरी तक। लेंथ है 891 किलोमीटर्स। ये नॉर्थ ईस्ट की लाइफलाइन है। स्टूडेंट्स प्लीज मेक अ नोट, NW1 और NW2, इनकी रिवर, इनका स्ट्रेच और इनकी लेंथ, ये तीनों चीजें आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है? अब आगे देखते हैं। NW नंबर 3 केरला में है, वेस्ट कोस्ट कैनाल पर, 205 किलोमीटर्स लंबा। NW नंबर 4 गोदावरी और कृष्णा रिवर्स के स्ट्रेचेस को मिलाकर बनता है 1078 किलोमीटर्स। और NW नंबर 5 ब्रह्मणी और मताई रिवर पर 588 किलोमीटर्स। पर याद कौन से रखने हैं सबसे जरूरी? यस, NW1 और NW2। ऑलराइट, तो इनलैंड वाटरवेज को समझने के बाद अब चलो समुद्र की तरफ चलते हैं। हमारा अगला फोकस है इंडिया की मैसिव कोस्ट लाइन यानी समुद्र तट रेखा, और उस पर बने हुए पोर्ट्स यानी बंदरगाह। ये पोर्ट्स हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए गेटवेज हैं यानी प्रवेश द्वार। जस्ट लुक एट दिस नंबर, 7,516.6 किलोमीटर्स। ये है हमारे देश के कोस्टलाइन की टोटल लेंथ। इतनी लंबी कोस्टलाइन होना एक नेचुरल एडवांटेज है, एक कुदरती फायदा, जिससे हमें फॉरेन ट्रेड में बहुत मदद मिलती है।
अब इस लंबी कोस्टलाइन पर हमारे पास 12 मेजर पोर्ट्स हैं और करीब 200 नॉन मेजर या माइनर पोर्ट्स हैं। इनमें फर्क क्या है? सिंपल है। जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है और ये बड़े बड़े इंटरनेशनल शिप्स को हैंडल करते हैं, और जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं उन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स मैनेज करती हैं। आज हमारा पूरा फोकस इन 12 मेजर पोर्ट्स पर ही रहेगा। और इन 12 मेजर पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस कितनी है, इस नंबर से आपको अंदाजा लग जाएगा। इंडिया का 95% फॉरेन ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से इन्हीं 12 पोर्ट्स से होता है। इससे साफ पता चलता है कि ये 12 पोर्ट्स हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। तो चलिए एक वर्चुअल टूर शुरू करते हैं। हम इंडिया के मैप पर वेस्ट कोस्ट यानी पश्चिमी तट से शुरुआत करेंगे। हम गुजरात से नीचे कर्नाटक तक जाएंगे और एक एक मेजर पोर्ट को डिटेल में समझेंगे। वेस्ट कोस्ट पर हमारा सबसे पहला स्टॉप है गुजरात में। यहाँ है कंडला पोर्ट। इसका एक और नाम भी है, दीनदयाल पोर्ट। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। अब कांडला पोर्ट के बारे में कुछ जरूरी बातें। पहली, ये आजादी के बाद डेवलप होने वाला पहला पोर्ट था। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टीशन के बाद उस टाइम का बड़ा पोर्ट कराची पाकिस्तान में चला गया। उसकी कमी पूरी करने के लिए कांडला को बनाया गया। दूसरा, ये एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट मतलब ये समुद्र के ज्वार भाटे पर डिपेंड करता है। जब हाई टाइड आती है, पानी का लेवल बढ़ता है, तभी बड़े बड़े शिप्स अंदर आ पाते हैं। और तीसरा, इसका हिंटलैंड बहुत बड़ा है। अभी हिंटलैंड क्या होता है? सिंपल है। हिंटलैंड मतलब वो पूरा एरिया जो एक पोर्ट को यूज करता है अपने सामान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो कांडला का हिंटलैंड सोचो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इतने सारे स्टेट्स इस पर डिपेंडेंट है। चलिए गुजरात से नीचे आते हैं महाराष्ट्र। यहाँ है मुंबई पोर्ट। ये इंडिया का सबसे बड़ा द बिगेस्ट पोर्ट है। इसकी खासियत ये है कि इसके पास एक बहुत बड़ा नेचुरल और वेल शेल्टर्ड हार्बर है। वेल शेल्टर्ड का मतलब है कि ये तूफानी लहरों से नेचुरली बचा हुआ रहता है, जिससे शिप्स यहाँ सेफ रहते हैं। अब मुंबई पोर्ट पर इतना लोड था, इतना ट्रैफिक था कि उसको डीकंजेस्ट करने यानी भीड़ कम करने के लिए पास में ही एक और पोर्ट बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या JNPT। फिर थोड़ा और नीचे गोवा में है मोरमुगांव पोर्ट। ये इंडिया का प्रीमियर आयरन ओर यानी लोहे अयस्क एक्सपोर्ट करने वाला पोर्ट है। और उसके बाद कर्नाटका में है न्यू मैंगलोर पोर्ट। इसका मेन काम है कुद्रेमुख की माइन से निकले आयरन ओर को दूसरे देशों में भेजना। सिर्फ इस नंबर को देखिए, इंडिया जितना भी आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है उसका लगभग 50% यानी आधा हिस्सा अकेले मोरमुगांव पोर्ट से जाता है। इससे आप इस पोर्ट की इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। वेस्ट कोस्ट तो हमने कवर कर लिया। अब चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हम इंडिया के सदर्न टिप से घूमकर ईस्ट कोस्ट यानी पूर्वी तट की तरफ चलेंगे और वहां के मेजर पोर्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। अब हम आ गए हैं बिल्कुल साउथ में, एक्सट्रीम साउथ वेस्ट में। केरला में है कोची पोर्ट। इसके पास एक नेचुरल हार्बर है जो एक लेगून के एंट्रेंस पर बना है। लेगून मतलब बैक वाटर्स। और दूसरी तरफ एक्सट्रीम साउथ ईस्ट में तमिलनाडु में है तुतिकोरिन पोर्ट। ये भी एक नेचुरल हार्बर है और यहाँ से हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका और मालदीव्स के साथ काफी ट्रेड होता है। अब ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स पर जाने से पहले दो वर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि ये आगे काम आएंगे। पहला है आर्टिफिशियल पोर्ट। आर्टिफिशियल मतलब जो नेचुरल ना हो, जिसे इंसानों ने बनाया हो। तो जहां नेचुरल हार्बर नहीं होता वहां हम खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल पोर्ट। दूसरा है लैंडलॉक्ड पोर्ट। इसके नाम से कंफ्यूज मत होना, ये बस सीधे कोस्ट पर नहीं होता, थोड़ा अंदर किसी रिवर या कैनाल के थ्रू समुद्र से जुड़ा होता है। इसका फायदा, ये तूफान और खराब मौसम से नेचुरली प्रोटेक्टेड रहता है। चलिए इन डेफिनेशंस के साथ ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले चेन्नई। ये इंडिया के सबसे पुराने आर्टिफिशियल पोर्ट्स में से एक है। ट्रेड वॉल्यूम के मामले में ये मुंबई के ठीक बाद आता है। फिर है विशाखापत्तनम पोर्ट। ये इंडिया का डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट है, बहुत वेल प्रोटेक्टेड है और इसका मेन काम भी आयरन ओर का एक्सपोर्ट है। उसके बाद ओडिशा में है पारादीप पोर्ट, जो आयरन ओर एक्सपोर्ट में ही स्पेशलाइज करता है। एक और स्पेशल टाइप का पोर्ट होता है जिसे कहते हैं रिवरीन पोर्ट। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये पोर्ट समुद्र के किनारे नहीं बल्कि एक रिवर पर होता है, समुद्र से काफी अंदर की तरफ। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कोलकाता पोर्ट। ये एक इनलैंड रिवरीन पोर्ट है जो हुगली नदी पर है। इस पोर्ट के साथ एक चैलेंज है, क्योंकि ये एक टाइडल पोर्ट है। इसमें नदी अपने साथ मिट्टी यानी सिल्ट लाती है जो नीचे जमा होती रहती है। तो जहाजों के लिए रास्ता साफ रखने के लिए लगातार इसकी सफाई करनी पड़ती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ड्रेजिंग। इसी प्रेशर को कम करने के लिए पास में हल्दिया पोर्ट को डेवलप किया गया है। तो हमने इंडिया के सभी 12 मेजर पोर्ट्स का टूर कंप्लीट कर लिया है।
अब आते हैं इस सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जिसका आप सबको इंतजार था, एग्जाम रिवीजन और मैप वर्क। चलिए सब कुछ फटाफट रिवाइज करते हैं। ओके टीम, रिवीजन टाइम। ये 8 पॉइंट्स हैं, बिल्कुल फाइनल एग्जाम के वन लाइनर्स हैं, इनको अच्छे से याद कर लो। पहला, NW1 गंगा प्रयागराज हल्दिया 1620 किलोमीटर। दूसरा, NW2 ब्रह्मपुत्रा सादिया धुबरी 891 किलोमीटर। तीसरा, कांडला टाइडल पोर्ट फर्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। चौथा, मोरमुगांव आयरन ओर किंग 50% एक्सपोर्ट। पांचवा, विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंडलॉक्ड। छठा, चेन्नई ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल। सातवां, कोलकाता इनलैंड रिवराइन पोर्ट ऑन हुगली। और आठवां, न्यू मैंगलो कुद्रुमुख आयरन ओर एक्सपोर्ट। बस ये याद कर लिया तो शॉर्ट क्वेश्चंस सॉर्टेड हैं। और फाइनली मैप वर्क, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये सारे पोर्ट्स आपको इंडिया के मैप पर मार्क करने आने चाहिए। कांडला मुंबई मोरमुगांव वेस्ट कोस्ट, कोची टूटिकोरन चेन्नई साउथ, विशाखापट्टनम पाराद्वीप कोलकाता हल्दिया ईस्ट कोस्ट। एक ब्लैंक मैप लो और आज ही इसकी प्रैक्टिस डालो, फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। तो इसके साथ हमारा आज का डीप डाइव कंप्लीट होता है, लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, फ्यूचर में जब इंडिया का ट्रेड और भी बढ़ेगा तो इन दोनों में से हमारे इनलैंड वाटरवेज या हमारे बड़े बड़े सी पोर्ट्स इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज्यादा क्रिटिकल कौन साबित होगा और क्यों? अपने थॉट जरूर ऑर्गेनाइज करना इस पर। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्ते स्टूडेंट्स, चलिए आज हम आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर 7 यानी लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। आज है इसका पार्ट 4 और इसमें हम दो बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों पर फोकस करेंगे। एयरवेज यानी कि हमारे हवाई मार्ग और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। ये दोनों ही चीजें देश को एक साथ जोड़ती हैं। तो शुरू करें। ओके, तो आज के सेशन का रोड मैप क्या है? देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर 7 का एक क्विक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम डाइव करेंगे सीधा इंडिया के एयरवेज सिस्टम में। उसके बाद हमारा फोकस शिफ्ट होगा कम्युनिकेशन नेटवर्क पर, जिसमें हम इंडिया के पोस्टल सिस्टम को अच्छे से डीप डाइव करेंगे। फिर मॉडर्न जमाने की बात करेंगे, टेलीकॉम और मास मीडिया। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड में आपके एग्जाम्स के लिए एक स्पेशल रिवीजन चेकलिस्ट होगी। रेडी है? ऑलराइट, लेट्स बिगिन। पहला सेक्शन है हमारा चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन। देखो, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि उसका नाम ऐसा क्यों है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो हम यही समझेंगे कि आखिर इस चैप्टर को लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी बोलते क्यों हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पार्ट 4 कवर कर रहे हैं चैप्टर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी का। अब जरा इस नाम पर गौर कीजिए, लाइफलाइंस। लाइफलाइन क्या होती हैं? जैसे हमारे शरीर में आर्टरीज और वेन्स होती हैं जो खून को हर हिस्से तक पहुंचाकर हमें जिंदा रखती हैं, बिल्कुल वैसे ही ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए उसकी आर्टरीज और वेन्स हैं। सोचो, अगर ये ना हो तो क्या होगा? ना तो सामान एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा, ना लोग, और ना ही इंफॉर्मेशन या आइडियाज। इकोनॉमी पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी। इसीलिए इन्हें इकोनॉमी की लाइफलाइंस कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पहले बड़े टॉपिक पर, ट्रांसपोर्ट का सबसे फास्ट, सबसे मॉडर्न तरीका, इंडिया का एयरवेज सिस्टम। जब बात आती है स्पीड की, जब टाइम ही पैसा होता है, तब एयरवेज से बेहतर कुछ नहीं। लेकिन क्या ये सिर्फ स्पीड के बारे में है, या इसके कुछ और भी एडवांटेजेस हैं जो इसे इतना जरूरी बनाते हैं? चलिए इसको अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो एयर ट्रैवल के की फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला, ऑफ कोर्स, ये सबसे फास्ट है। दूसरा, ये सबसे कंफर्टेबल है। और तीसरा, ये एक प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर इन तीनों से भी बड़ी है, और वो क्या है? वो है इसकी एबिलिटी टू कवर डिफिकल्ट टेरेन्स। सोच के देखो, ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूर तक फैले रेगिस्तान, घने जंगल या लंबे समुद्री रास्ते। ऐसी जगहों पर रोड या रेल बनाना या तो नामुमकिन है या बहुत ही ज्यादा महंगा। एयरवेज इन सभी ऑब्स्टिकल्स को चुटकियों में पार कर जाता है। यही इसकी असली ताकत है। ओके, अब स्क्रीन पर एक डेट देखो, इसे स्टार मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो, जो करना है करो, लेकिन इसे भूलना मत। 1953, ये साल इंडियन एविएशन की हिस्ट्री में एक माइलस्टोन है। क्यों? क्योंकि इस साल एयर ट्रांसपोर्ट का नेशनलाइजेशन हुआ। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, गवर्नमेंट ने सारी प्राइवेट एयरलाइंस को अपने कंट्रोल में ले लिया। सवाल उठता है, ऐसा किया क्यों गया? एम ये था कि फ्लाइंग सिर्फ अमीर लोगों या बड़े शहरों तक ही ना सिमट कर रह जाए, बल्कि देश के रिमोट एरियाज तक, आम आदमी तक इसकी पहुंच बनाई जा सके। तो 1953 अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। चलिए, अब एक सवाल जो बोर्ड एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस हैं। ये एक क्लासिक 3 मार्क क्वेश्चन है। सवाल ये है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, असम, मेघालय, अरुणाचल, वहां एयर ट्रैवल को इतना एसेंशियल, इतना जरूरी क्यों माना जाता है? ऐसा क्या है वहां की ज्योग्राफी में कि एयर ट्रैवल एक लाइफलाइन बन जाता है?
इसका जवाब हम आगे देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, और हाँ, इन पॉइंट्स को अच्छे से समझकर याद करना है। तो उस क्यों का जवाब इन 4 पॉइंट्स में है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहला रीजन, प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर्स। नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनके ऊपर हर जगह पुल बनाना प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरा, डिससेक्टेड रिलीफ। इसका मतलब है ऊंची नीची जमीन। वहां फ्लैट लैंड बहुत कम है, हर तरफ पहाड़ हैं, घाटियां हैं। ऐसी जगह पर सड़क या रेलवे ट्रैक बिछाना सोचो कितना मुश्किल और महंगा होगा। तीसरा, डेंस फॉरेस्ट्स। पूरा एरिया घने जंगलों से भरा हुआ है। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड इंटरनेशनल फ्रंटियर्स। वहां हर साल भयंकर बाढ़ आती है जो रोड्स को बहा ले जाती है, और क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास का एरिया है, वहां हमेशा कनेक्टिविटी मेंटेन करना नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। इन्हीं 4 रीजंस की वजह से नॉर्थ ईस्ट में एयर ट्रैवल कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत है, एक लाइफलाइन। अब एयरवेज की बात हो रही है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम जानना जरूरी है, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये कंपनी हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट करती है। इसके 2 मेन काम हैं। पहला, ओएनजीसी की हेल्प करना। ओएनजीसी, जो हमारी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, समुद्र के बीच में ड्रिलिंग करती है। उन ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स तक लोगों और सामान को पहुंचाने का काम पवन हंस के हेलीकॉप्टर्स करते हैं। और इसका दूसरा काम, अनएक्सेसिबल एरियाज तक सर्विस देना जहां नॉर्मल प्लेन्स लैंड नहीं कर सकते, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदरूनी इलाके या जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी रीजन। वहां ये हेलीकॉप्टर सर्विस एक ब्लेसिंग है। सरकार की एक बहुत ही एम्बिशियस स्कीम है जिसका नाम है उड़ान। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा, उड़े देश का आम नागरिक। इसके नाम में ही इसका पूरा मकसद छुपा है। सपना यह है कि हवाई चप्पल पहनने वाला कॉमन मैन भी अफोर्डेबली फ्लाइट ले सके। ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी RCS है। इसमें गवर्नमेंट एयरलाइंस को सब्सिडी लेती है, उन्हें एनकरेज करती है कि वो छोटे शहरों और रिमोट एरियाज के लिए भी फ्लाइट्स चलाएं और टिकट के दाम कम रखें। इससे 2 फायदे हैं, आम आदमी को सस्ती फ्लाइट मिलती है और छोटे शहर भी देश के इकोनॉमिक मैप पर आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की लोगों और सामान के फिजिकल मूवमेंट की, लेकिन इकोनॉमी की एक और लाइफलाइन है जो बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के काम करती है, और वो है द कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये एक ऐसा जाल है जो हमें बिना एक जगह से दूसरी जगह जाए आपस में कनेक्ट करता है, आइडिया शेयर करने देता है, बिजनेस करने देता है। लेट्स एक्सप्लोर दिस। तो देखो, कम्युनिकेशन को हम 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पर्सनल कम्युनिकेशन। जैसा नाम से ही क्लियर है, ये पर्सनल लेवल पर होता है, 1 to 1 या 1 to a few people। जैसे आपका लेटर, आपका फोन कॉल, आपका मैसेज, ये सब पर्सनल कम्युनिकेशन है। और दूसरी कैटेगरी है मास कम्युनिकेशन। यहाँ मास का मतलब है जनता। जब एक मैसेज को एक ही टाइम पर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना होता है, उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? बिल्कुल सही, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, फिल्म्स। तो चलिए सबसे पहले पर्सनल कम्युनिकेशन के सबसे पुराने, सबसे ट्रस्टेड मीडियम की बात करते हैं, इंडिया का पोस्टल सिस्टम। और इसके बारे में एक फैक्ट है जो हम सबको प्राउड फील कराता है। क्या आप जानते हैं कि इंडियन पोस्टल नेटवर्क पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है? जी हां, द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सो ये फैक्ट तो क्लियर है कि हमारा पोस्टल नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है, और ये सिर्फ पर्सनल रिटन कम्युनिकेशन यानी चिट्ठियां ही हैंडल नहीं करता, बल्कि पार्सल्स भी हैंडल करता है। हो सकता है आप सोचें कि आजकल जब इतनी सारी प्राइवेट करियर कंपनीज हैं तो इंडिया पोस्ट की क्या जरूरत है, लेकिन इसका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी देश के रिमोट से रिमोट गांव तक, जहां शायद कोई और सर्विस नहीं पहुंचती, वहां इंडिया पोस्ट ही आपके ऑनलाइन ऑर्डर्स और जरूरी सामान डिलीवर करता है। ये इसकी रीच है। Okay, now this is super important for your exams. इस पार्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन वाला क्वेश्चन बनता ही बनता है। इंडियन पोस्ट जो है वो मेल को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है। एक है फर्स्ट क्लास मेल और दूसरी है सेकंड क्लास मेल। फर्स्ट क्लास मेल में आते हैं कार्ड्स और एनवेलप्स, यानी जो जरूरी पर्सनल कम्युनिकेशन है, इसको जल्दी पहुंचाना होता है, इसीलिए इसे स्टेशंस के बीच एयरलिफ्ट किया जाता है, यानी प्लेन से भेजा जाता है। फिर आती है सेकंड क्लास मेल। इसमें आते हैं बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स। ये थोड़े बल्कि होते हैं और उतने अर्जेंट नहीं माने जाते, इसीलिए इन्हें सरफेस मेल से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट से। तो आसान भाषा में इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस क्या हुआ? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट क्लास बाय एयर, सेकंड क्लास बाय सरफेस। सिंपल। अब मेल डिलीवरी को और भी क्विक और एफिशिएंट बनाने के लिए खासकर बड़े शहरों में इंडिया पोस्ट ने 6 स्पेशल मेल चैनल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं। चलिए गिनते हैं। राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और पीरियोडिकल चैनल। अब इसका लॉजिक क्या है?
सोचो, हर टाइप की मेल के लिए एक डेडिकेटेड लेन बना दी गई है, तो सॉर्टिंग आसान हो जाती है और डिलीवरी टाइम अपने आप कम हो जाता है। ठीक है, तो पोस्टल सिस्टम से आगे बढ़ते हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं कम्युनिकेशन के मॉडर्न एरा में। बात होगी टेलीकॉम और मास मीडिया की। आपने शायद अपने पेरेंट्स से सुना होगा एसटीडी बूथ्स के बारे में, जहां लाइन में लगकर फोन करना पड़ता था। उस जमाने से लेकर आज तक जहां हम डिजिटल नेशन बनने की बात करते हैं, ये सफर सच में जोरदार रहा है। तो इंडिया के टेलीकॉम नेटवर्क के बारे में कुछ की फैक्ट्स जानते हैं। पहला, इंडिया का टेलीकॉम नेटवर्क एशिया के लार्जेस्ट नेटवर्क्स में से एक है। दूसरा, जो एसटीडी फैसिलिटी थी ना, यानी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, उसे देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी यानी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया गया। इसी वजह से गांव-गांव तक फोन कनेक्टिविटी पहुंच पाई। और तीसरी, सबसे रीसेंट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये एक विजन है, एक मिशन है। मिशन क्या है? इंडिया को एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म करना, जहां हर चीज डिजिटली एक्सेसिबल हो। और इस डिजिटल इंडिया के विजन टू एक बहुत ही कूल फॉर्मूला से समझाया जा सकता है। फॉर्मूला है IT + IT = IT। अब आप सोचेंगे क्या है, तो सुनिए। पहला IT है इंडियन टैलेंट, यानी हम लोग, इस देश के टैलेंटेड यूथ। दूसरा IT है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंटरनेट, सब कुछ। और जब ये दोनों IT मिलते हैं, यानी इंडियन टैलेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो क्या बनता है? तीसरा IT, इंडिया टुमारो, एक बेहतर कल। कितना पावरफुल आइडिया है ना? इसे जरूर याद रखिएगा। ओके, अब मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं। इसके 4 मेन पिलर्स हैं इंडिया में। पहला, ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम आकाशवाणी भी कहते हैं। इसकी रीच आज भी देश के रिमोट एरियाज तक है। दूसरा पिलर है दूरदर्शन, हमारा नेशनल टेलीविजन चैनल, जो दुनिया के लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स में से एक है। तीसरा पिलर है प्रेस, यानी न्यूज़पेपर्स, और इसमें सबसे ज्यादा सर्कुलेशन हिंदी न्यूज़पेपर्स का है, उसके बाद इंग्लिश और उर्दू। और चौथा पिलर, अ वेरी पावरफुल वन, है फिल्म्स। और आपको जानकर खुशी होगी कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा फीचर फिल्म प्रोड्यूसर है। अब प्रेस की बात चली है, तो ये नंबर देखिए, 100। ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमारे देश की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया में लगभग 100 अलग-अलग लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स में न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं। कैन यू इमेजिन? ये दिखाता है कि हमारी प्रेस कितनी वाइब्रेंट और इंक्लूसिव है। और जब हम फिल्म्स की बात करते हैं, तो एक गवर्नमेंट बॉडी का नाम जानना बहुत जरूरी है। वो है CBFC, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसे आम भाषा में सेंसर बोर्ड भी कहते हैं। इसका काम क्या है? इंडिया में रिलीज होने वाली हर फिल्म को, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन, सर्टिफाई करना। यही अथॉरिटी डिसाइड करती है कि फिल्म पब्लिक व्यूइंग के लिए ठीक है या नहीं, और उसे कौन सा सर्टिफिकेट देना है, U/A या A। चलिए, तो अब हम अपने सेशन के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से में आ गए हैं, आपके एग्जाम रिवीजन चेकलिस्ट। हमने जो भी अभी तक डिस्कस किया, उसके सारे की पॉइंट्स, सारे मस्ट रिमेंबर फैक्ट्स आपको यहाँ एक जगह मिल जाएंगे। एग्जाम से पहले बस इसको एक बार देख लेना और सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो लेट्स डू अ क्विक रिकैप। पॉइंट नंबर 1, एयरवेज का एडवांटेज, ये फास्टेस्ट है और डिफिकल्ट टेरेन्स जैसे माउंटेन्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट सबको कवर करता है। पॉइंट 2, नॉर्थ ईस्ट में इसकी जरूरत क्यों है? 4 रीजंस, बिग रिवर्स, डिसेक्टेड रिलीफ, डेंस फॉरेस्ट्स और फ्लड्स। पॉइंट 3, पवन हांस का रोल, हेलीकॉप्टर सर्विसेज फॉर ONGC और इनएक्सेसिबल एरियाज। पॉइंट 4, फर्स्ट क्लास मेल, कार्ड्स और एनवेलप्स जो एयरलिफ्टेड होते हैं। पॉइंट 5, सेकंड क्लास मेल, बुक्स और न्यूज़पेपर्स जो सरफेस मेल से जाते हैं। पॉइंट 6 मेल चैनल्स के नाम, राजधानी, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस, बल्क मेल और पीरियोडिकल। और आखिरी पॉइंट, हमारा गोल्डन फॉर्मूला, IT इंडियन टैलेंट प्लस IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्वल्स IT इंडिया टुमारो। आई होप ये सारे पॉइंट्स अब आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो गए होंगे। और इसके साथ ही हमारा आज का सेशन यहाँ खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अब जब आपने इंडिया की ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन लाइफलाइंस को इतना डिटेल में समझ लिया है, तो थोड़ा सोचिए, आने वाले टाइम में यही नेटवर्क्स हमारे देश के इकोनॉमिक फ्यूचर को कैसे शेप करेंगे, क्या बदलाव लाएंगे, इस पर जरूर सोचना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड। नमस्ते। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम। आज ना हम ज्योग्राफी के आखिरी चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी के सबसे इंटरेस्टिंग और फाइनल पार्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे ट्रेड यानी व्यापार और टूरिज्म हमारे देश की इकोनॉमी की असली धड़कन है। तो चलिए इस जर्नी के आखिरी स्टॉप को डिटेल में समझते हैं।
राइट, सो जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी और हम इस चैप्टर के बिल्कुल एंड में आ चुके हैं। आज हमारा फोकस 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पर होगा। इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार, दूसरा है टूरिज्म और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पक्का आएगा वो है मैप वर्क। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का प्लान क्या है? लेट्स क्विकली गो ओवर इट। सबसे पहले हम ट्रेड को समझेंगे और ये देखेंगे कि इसे इकोनॉमिक बैरोमीटर आखिर कहते क्यों हैं। फिर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में ब्रेक डाउन करेंगे। उसके बाद हम एक्चुअल में देखेंगे कि इंडिया दुनिया से क्या खरीदता है और क्या बेचता है। फिर हम टूरिज्म पर आएंगे और उसको एक ट्रेड की तरह देखेंगे। और एंड में वी विल डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैप पर इंडिया के सारे मेजर सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को मार्क करेंगे। रेडी? Okay, so let's jump right into our first topic, trade, the economic barometer. Have you ever wondered कि trade यानी व्यापार किसी देश की इकोनॉमी की हेल्थ कैसे बता सकता है? आखिर इसे एक बैरोमीटर जैसी चीज से क्यों कंपेयर किया जाता है? चलिए इस सेक्शन में इसी पजल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द एब्सोल्यूट बेसिक्स। ट्रेड आखिर होता क्या है? देखो, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में जब लोगों के बीच या स्टेट्स यानी राज्यों के बीच या फिर देशों के बीच सामान का, गुड्स का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, उसे ही हम ट्रेड कहते हैं। और वो जगह जहां पर ये सारे एक्सचेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट। सिंपल, राइट? अब देखो, ट्रेड को हम 2 मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट अप वी हैव इंटरनेशनल ट्रेड। जब 2 अलग अलग देशों के बीच में ट्रेड होता है, चाहे वो समुद्र के रास्ते से हो या एयर रूट से या फिर लैंड रूट से, उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडिया जापान से इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करता है। द अदर वन इज लोकल ट्रेड। ये तो आप रोज देखते हैं, जो आपके शहरों में, कस्बों में और गांव के अंदर होता है, जैसे आपके घर के पास की लोकल मार्केट। Alright, now this is super important. ये टर्म इकोनॉमिक बैरोमीटर, इसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे एक बैरोमीटर वेदर फोरकास्ट करता है, मौसम का हाल बताता है, बिल्कुल वैसे ही किसी देश का इंटरनेशनल ट्रेड उसकी इकोनॉमी का हाल बताता है। अगर किसी कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसकी इकोनॉमी प्रॉस्पेरस हो रही है। दैट इज व्हाई ट्रेड इज कॉल्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर अ कंट्री। ओके, नाउ दैट वी नो व्हाट ट्रेड इज, लेट्स गेट अ लिटिल टेक्निकल। हम समझेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड का कॉन्सेप्ट। नाउ प्लीज पे क्लोज अटेंशन हियर, क्योंकि इस टॉपिक से 3 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत कॉमनली आता है। डोंट वरी, ये एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस बैलेंस ऑफ ट्रेड? सोचो, इट्स जस्ट अ सिंपल मैथ प्रॉब्लम। किसी भी कंट्री के टोटल एक्सपोर्ट्स यानी वो सामान जो वो दूसरे देशों को बेचती है, और टोटल इंपोर्ट्स यानी वो सामान जो वो दूसरे देशों से खरीदती है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ही बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। इसके बस 2 ही कंपोनेंट्स हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। दैट्स इट। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, यहां 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन। पहली सिचुएशन है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये तब होती है जब हमारे एक्सपोर्ट्स की वैल्यू हमारे इंपोर्ट्स की वैल्यू से ज्यादा हो। सिंपली पुट, एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट। हम बेच ज्यादा रहे हैं और खरीद कम रहे हैं। ऑब्वियसली ये देश के लिए एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी सिचुएशन है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये तब होती है जब इंपोर्ट्स की वैल्यू एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाती है, यानी इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। हम खरीद ज्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं, which is not considered ideal for the economy। इस स्लाइड को अच्छे से समझ लीजिए। So, all this theory is great, right? But let's bring it home. चलिए देखते हैं कि ये इंडिया के लिए एक्चुअली कैसा दिखता है। असल में इंडिया क्या बेचता है यानी एक्सपोर्ट करता है, और दुनिया से क्या खरीदता है यानी इंपोर्ट करता है। तो इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट्स कौन से हैं? नंबर 1 ऑन द लिस्ट इज जेम्स एंड ज्वेलरी। हम हीरे और गहनों की कटिंग और पॉलिशिंग में वर्ल्ड फेमस हैं। सेकंड इज केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। थर्ड ऑफ कोर्स इज एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, खेती से जुड़ी चीजें जैसे मसाले, चावल, चाय। और चौथा, विच इज ग्रोन इनक्रेडिबली फास्ट, इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी हमारी आईटी सर्विसेज। और ये लाइन, इसको प्लीज हाईलाइट कर लीजिए। इंडिया इज नोन एज अ सॉफ्टवेयर जायंट ऑन द वर्ल्ड स्टेज। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। हम अपने सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज को दूसरे देशों को बेचकर बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज क्या है? बेसिकली इट्स फॉरेन करेंसी, जैसे यूएस डॉलर्स, जिससे हम दूसरे देशों से जरूरी सामान इंपोर्ट कर पाते हैं। ओके, सो दैट वाज एक्सपोर्ट्स। अब इंपोर्ट्स की बात करते हैं। व्हाट डू वी बाय फ्रॉम द वर्ल्ड? सबसे ऊपर लिस्ट में है, एज यू कैन प्रॉब्ली गेस, पेट्रोलियम, क्रूड एंड प्रोडक्ट्स, कच्चा तेल। इसके अलावा हम जेम्स एंड ज्वेलरी,
केमिकल्स, बेस मेटल्स जैसे आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी और कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट करते हैं। तो आप साफ देख सकते हैं कि पेट्रोलियम यानी तेल हमारे इंपोर्ट बिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होता है तो हमारी इकोनॉमी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। ऑलराइट, सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट गुड्स, लेकिन ट्रेड का एक बहुत ही यूनिक फॉर्म भी है एंड दैट इज टूरिज्म। शायद आप इसको सीधे सीधे ट्रेड ना माने, लेकिन सोचिए जब फॉरेन टूरिस्ट यहाँ आके पैसा स्पेंड करते हैं तो ये एक तरह से सर्विसेज का एक्सपोर्ट ही तो हुआ। और बिलीव मी, ये हमारी इकोनॉमी को बहुत स्ट्रेंथन करता है। Just look at this number, over 15 million people. That's huge. ये नंबर उन लोगों का है जो डायरेक्टली सीधे तौर पर टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, होटल्स में, as tour guides, in transport, handicrafts. So you see, it's a massive employment generator. ये देश के लोगों को रोजगार देता है। तो टूरिज्म इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके अनेक फायदे हैं। पहला, इट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। जब लोग देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करते हैं तो एक दूसरे के कल्चर को बेहतर समझते हैं। दूसरा, इट सपोर्ट्स लोकल हैंडीक्राफ्ट्स। फॉरेनर्स यहाँ के यूनिक आइटम्स खरीदते हैं जिससे लोकल आर्टिजन्स को काम मिलता है। तीसरा, इट डेवलप्स इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर कल्चर एंड हेरिटेज। और चौथा, जैसा हमने पहले बात की, इट हेल्प्स अस अर्न अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब इंडिया में लोग आते क्यों हैं? वेल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म। हेरिटेज टूरिज्म के लिए लोग ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट्स देखने आते हैं। इको टूरिज्म के लिए वो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज जाते हैं। एडवेंचर टूरिज्म में राफ्टिंग, ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटीज होती हैं। कल्चरल टूरिज्म में लोग यहाँ के फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस को एक्सपीरियंस करने आते हैं। मेडिकल टूरिज्म एक नया बट फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है जहाँ लोग इलाज के लिए इंडिया आते हैं क्योंकि यहाँ क्वालिटी हेल्थ केयर अफोर्डेबल है। एंड फाइनली देयर इज बिजनेस टूरिज्म फॉर कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटिंग्स। Okay everyone, app focus double कर लो। We're moving on to the most crucial part for your exams, map work. सबसे पहले हम इंडिया के मेजर सीपोर्ट्स को देखेंगे। Think of them as the gateways of India's maritime trade. So grab your maps and pencils. Let's get ready. हम एक-एक पोर्ट को आराम से देखेंगे। Alright, let's start with the west coast. हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे, okay? Up from the top. सबसे पहले find गुजरात on your map. वहाँ you will find कांडला पोर्ट। इसका नया नाम दीनदयाल पोर्ट है। ये एक टाइडल पोर्ट है और इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप होने वाला ये पहला पोर्ट था। नाउ कम डाउन टू महाराष्ट्र। यहाँ है मुंबई पोर्ट। दिस इज द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया एंड इट्स अ नेचुरल हार्बर। मुंबई के ट्रैफिक को कम करने के लिए ठीक उसके पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया। नाउ लेट्स गो फर्दर साउथ टू गोवा। यहाँ है मोरमुगांव पोर्ट। ये देश का लगभग 50% आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है। उसके नीचे इन कर्नाटका वी हैव न्यू मैंगलोर पोर्ट। यहाँ से कुद्रमुख माइंस का आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है। एंड फाइनली राइट एट द साउथ वेस्ट टिप इन केरला इज कोची पोर्ट। आई वॉन्ट यू टू लोकेट ऑल ऑफ दीज केयरफुली ऑन योर मैप। वेस्ट कोस्ट डन? ग्रेट। नाउ लेट्स स्विच टू द ईस्ट कोस्ट। यहाँ हम नीचे से ऊपर चलेंगे, साउथ टू नॉर्थ। सबसे नीचे इन तमिलनाडु लोकेट तुटिकुरिन पोर्ट। इसका नया नाम V.O. चिदम्बरनार पोर्ट है। इट्स अ नेचुरल हार्बर। गॉट इट? ओके, थोड़ा ऊपर ऑल्सो इन तमिलनाडु इज चेन्नई पोर्ट। ये इंडिया का सबसे पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट है। नाउ मूव अप टू आंध्र प्रदेश। यहाँ है विशाखापट्टनम। दिस इज द डीपेस्ट, लैंडलॉक्ड एंड अ वेरी वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। उसके ऊपर इन उड़ीसा वी हैव पाराद्वीप पोर्ट जो स्पेशली आयरन ओर एक्सपोर्ट के लिए ही है। देन वी कम टू वेस्ट बंगाल। यहाँ है कोलकाता पोर्ट। ये एक रिवरीन पोर्ट है यानी नदी पर है। और आखिर में हल्दिया पोर्ट जो कोलकाता पोर्ट का लोड कम करने के लिए बनाया गया एक सब्सिडरी पोर्ट है। Awesome job with the seaports. Now for our final map exercise, international airports. ये वो points हैं जो इंडिया को स्काई रूट से पूरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं। Now, यहाँ पर सिटी के साथ एयरपोर्ट का पूरा करेक्ट नाम याद रखना is very very important. चलिए, let's go through them one by one. याद रखना पूरा नाम important है। First in अमृतसर, पंजाब, we have राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका पूरा नाम है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Next, our capital, Delhi, has the Indira Gandhi International Airport. In Mumbai, Maharashtra, is the Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport. In Chennai, Tamil Nadu, we have Meenamakkam International Airport. Moving to Kolkata, West Bengal, it's the Netaji Subhash Chandra Bose International Airport. And finally, in Hyderabad, Telangana, you'll find the Rajiv Gandhi International Airport. Make sure you remember these names correctly. Okay, before we finish, let's do a super quick revision. यह है आपकी एग्जाम फोकस चेकलिस्ट। रेडी?
Point number 1. Economic barometer किसे कहते हैं? The answer is international trade. Point 2. What is a favorable balance of trade? It's when exports are greater than imports. Point 3. Software giant कौन है? India, because of its IT exports. Point 4. How many people are directly employed in tourism? More than 15 million. And point 5. Key airport names to remember? Amritsar में राजा सांसी, चेन्नई में मीनाम्बक्कम और कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस. Perfect. तो अब जब आपके पास ये सारा डेटा है, सारी लोकेशंस हैं, आई हैव वन फाइनल क्वेश्चन फॉर यू टू थिंक अबाउट. आप इन सब लाइफलाइंस को, ट्रेड को, टूरिज्म को, इन पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को इंडिया की ओवरऑल डेवलपमेंट स्टोरी से कैसे कनेक्ट करेंगे? थिंक अबाउट इट. ये सिर्फ फैक्ट्स टू बी मेमोराइज नहीं है, ये हमारे देश की ग्रोथ के एक्चुअल इंजन्स हैं. इसी थॉट के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है. ऑल द वेरी बेस्ट.